नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। आज आपको पता है कि रात को राजस्थान जो बोर्ड है उसने रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही पेपर क्या कर दिए हैं, अपनी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। हालांकि आंसर की उन्होंने अपलोड नहीं की है, तो हम उस क्वेश्चनों को एनालिसिस तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि इस समय बच्चे को डायरेक्ट क्या चाहिए, आंसर चाहिए। एनालिसिस से उनसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे आप फिर एक दो दिन बाद तो बोर्ड की साइट के अनुसार ही आंसर की का मिलान कर ही लोगे। उससे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आंसर हो सकता है एक दो आंसरों में परिवर्तन हो, लेकिन ज्यादातर मान कर चलिएगा कि अधिकांशतः आंसर यही होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। और इतने दिन तो हम केवल आप सभी मिल जानते हो हवा में तीर चला रहे थे, कोई किधर का क्वेश्चन तोड़ मरोड़ कर बता रहा था, लेकिन अब आपके सामने पेपर आ गया है तो उसका देखते अपन। तो देखो, याद रखना है दोस्तों, ये जो हमने सीरीज निकाली है लेवल फर्स्ट की है, किसकी है? लेवल फर्स्ट की है। और ध्यान में रखना, ए सीरीज का नहीं है, बल्कि सीरीज कौन सी है? बी है। तो आप अगर जो भी स्टूडेंट है वो अगर मिलान करना चाहे अपने ओमआर सीट से, तो वो बी सीरीज की है, इसका मिलान कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें हम, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? याद रखना है दोस्तों, इन व्यवहारिक और सैद्धांतिक कौन सा किया है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, बीएफ स्किनर, आपको तो पता ही है, इसका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएफ स्किनर का ने अधिगम की व्याख्या को करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया किन आधारभूत विश्लेषणों का, या मूलभूत विश्लेषणों का, या भाषागत विश्लेषणों का, या कार्यात्मक विश्लेषणों का? आपको पता है फंक्शन एनालिसिस यानी कि कार्यात्मक विश्लेषण पर बीएफ स्किनर साहब ने क्या दिया है? बल दिया है। अगर मैं देखिएगा दूसरे क्वेश्चनों की बात करूं तो देखिएगा भाई, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये देखिए, आपको सीरीज दिखाई दे रही होगी, ये बी सीरीज का। अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है क्या? बिल्कुल होती है। ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया होती तो है, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये नहीं है। ये एक समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचता नहीं है भैया, ये ध्यान में रखना। ये क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान को निकालता है, जल्दी से करता है, बल्कि बचता नहीं है। ये केवल स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर करता है नहीं। तो अपना जो सबसे सटीक आंसर रहेगा, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा, आपके सामने चौथा जो क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्कोद्यमी यानी कि सिप्लोडोकल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? ये देखिएगा, आपको पता है कि इसमें ज्यादातर दो ही कप्पुस्वामी ने बताया है, सिर से पैर की ओर और मध्य से बाह्य ओर। तो यहां पर किसका मस्तिष्कोद्यमी की पूछा है, तो विकास शरीर के निचले से सिर की ओर बढ़ता है, गलत बात है। ये विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा, आपको दिखाया तो सही दे रहा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बरट के अनुसार शैक्षिक लब्धि एजुकेशनल, बरट के अनुसार देखिएगा, शैक्षिक लब्धि एजुकेशनल आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? देखिएगा, आपको पता है
ये भी नहीं है, क्रोनोलॉजी आईक्यू पहले नहीं आता, बल्कि कौन सा आता है, एजुकेशनल आईक्यू भाग क्रोनोलॉजिकल आईक्यू गुना 100। तो कौन सा आंसर रहेगा, ब्रट महोदय ने जो विशेष पिछड़े बालकों पर जो सूत्र बताया है वो कौन सा है, एजुकेशनल एज भाग क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। अगर हम बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बैठ जाइएगा मैडम आराम से। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम इसकी बात करें, देखिए क्योंकि ये डायरेक्ट साइड से ही अपलोड की गई है तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात क्वेश्चन नंबर 6 की करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। यहां पर देखिएगा आपको पता है कि रिट में निश्चित तौर से इसमें क्वेश्चन पूछना ही जाना था और उसने पूछा भी है। तो पिछड़े बालकों की विशेषता होती है औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि। कहां होती है भाई औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि, अगर औसत से ऊपर शैक्षिक उपलब्धि होती तो क्या वो पिछड़ा बालक कहलाता। समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं नहीं होती है, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, बिल्कुल ये विशेषता देखिएगा, यानी कि हम कहें कि उनकी जो औसत मानसिक आयु है वो शैक्षिक आयु से क्या होती है, निम्न होती है। यही पिछड़े बालकों की क्या है, विशेषता है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं इसे। हाँ जी, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। यानी कि यहां पर बात किसकी की गई है, पर्यावरण की गई है। आपको मैं बताता चलूं, जैसे सभी को पता है कि पर्यावरण पर अधिकांशतः चाहे संस्कृति का प्रभाव हो, पर्यावरण हो, उन पर एक नाम किसी सभी को याद रहता है, वो कौन सा है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। यानी वाइगोत्स्की साहब ने पर्यावरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो याद रखना है, प्याजे ने आपको पता संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बल दिया है, तो सबसे सटीक आंसर कौन सा रहेगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इन्होंने पर्यावरण पर क्या दिया है, विशेष बल दिया है, यानी कि अधिकांशतः बालकों पर किसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई। ओके, हाँ जी, बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। यहां पर व्यापक रूप के शब्द का अर्थ क्या है, केवल शैक्षणिक विषय बिल्कुल नहीं हो सकता, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल है, यह हो सकता है। पहले नीचे देख लेते हैं एक बार, केवल सह शैक्षिक, केवल आ गया तो केवल तो हो ही नहीं सकता ना, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधि तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है, ये देखो रचनात्मक क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देखिएगा पहले जब आपका पेपर लगा था 27 तारीख को, तो आपने जो बताया मुझे लगा कि वास्तव में पेपर बहुत ही ज्यादा लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, उसका हार्ड रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन भले ही हार्ड रहे हों, लेकिन पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना हमें बिना देखे बता रहे थे। यहां पर अगर हम बात करें तो ये कुछ रचनात्मक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, आसानी से कोई भी विद्यार्थी अगर सोच समझ कर किया होगा तो निश्चित तौर से उसका आंसर निकाला होगा। तो देखिएगा यहां पर आपको पता है कि व्यापक का अर्थ क्या होता है, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू भी क्या है, शामिल है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा। अब हम बात करें क्वेश्चन 9 पर, तो देखिएगा बात बांडुरा पर कर लेते हैं। आपने देखा होगा बांडुरा साहब ने सामाजिक अधिगम पर प्रक्षेप प्रेक्षण का एक सिद्धांत दिया था और उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। और ऐसा तो भाई देखो हलवाई थोड़ी डालेगा,
थोड़ा तो कुछ घुमाएगा ना। तो बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? तो देखिएगा, क्या प्रत्यक्ष अधिगम दिया है, या अनुभवजन्य अधिगम दिया है, या स्थानापन्न अधिगम दिया है, या संज्ञानात्मक अधिगम दिया है? ध्यान में रखना, स्थानापन्न अधिगम दिया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा दोस्तों, भाई इनका विश्लेषण किसी और दिन करवाते रहेंगे। पहले आपकी जिज्ञासा रहती है कि जैसे ही पेपर साइड पर आया उसका डायरेक्ट आंसर चाहिए आपको, और मैं भी कोशिश वही कर रहा हूं कि आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं। देखिएगा क्वेश्चन 10 का, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, मनोशारीरिक बिल्कुल ये सम्मिलित है, गत्यात्मक संगठन ये भी होता है, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण ये भी होता है। तो मेरे ख्याल से कौन सा नहीं होता? स्तर संगठन होता तो है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर अगर देखें तो इनमें ये आंसर होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, बाकी तो आपको पता ही है आंसर की जो आएगी वो सभी को मान्य होगी ही होगी। देखिएगा दोस्तों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखिएगा आप। अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? हीनता ग्रंथि और नकारात्मक, बिल्कुल ये अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अति आत्मविश्वास तो कैसे हो सकता है उनके लिए मुख्य चुनौती? अत्यधिक सक्रियता भी नहीं हो सकती, और दूरदर्शिता तो हो ही नहीं सकती। तो यहां पर जो ऑप्शन के अनुसार यहां आंसर रहेगा वो हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता उनके लिए क्या रहती है? मुख्य चुनौती रहती है अलाभान्वित बच्चों के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिएगा, देखो दोस्तों, किसी अन्य व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी दूसरे के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है? क्या उद्धातीकरण कहा जाता है, या प्रक्षेपण कहा जाता है, या सतीपूर्ति कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि पहचान कहा जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखिएगा, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? क्या प्रवृत्तियां हैं? यहां पर बात किसकी गई है? बिहेवियर थ्योरी की गई है, यानी कि व्यवहारवादी की गई है। तो प्रवृत्तियां नहीं हो सकती, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती, संज्ञानात्मक कौशल नहीं हो सकता, बल्कि किन पर जोर दिया गया है? पुनर्बलन पर जोर दिया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, हाँ जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या रहा है? आपको पता ही है, एनसीएफ 2005 लागू हुआ था, उसमें पहली बार यह अपनाया गया कि शिक्षा को रट कर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बालक को समझा कर दिया जाना चाहिए। उसका सीखने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। तो यहां पर क्या रहा? देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख फोकस क्या रहा? पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। पाठ्य पुस्तक की सामग्री को केवल याद करना ही नहीं होता है, बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, पूरा देखना चाहिए कि
सबसे 4 ऑप्शनों में सटीक कौन सा होता है वही आपको आंसर करना होता है। तो ये बिल्कुल होता है, पारंपरिक विधियों का सख्ती से पालन बिल्कुल नहीं करना होता है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना नहीं। एनसीएफ 2005 कभी भी प्रतिस्पर्धा को क्या नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता, बल्कि बालक को सीखने पर और उनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा वो टीचरों के सामने बोल सके, समाज के सामने बोलने के काबिल बन सके, इस पर जोर दिया गया है। तो बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को क्या देना, महत्व देना। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका बी रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा आपके सामने, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभावना सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक, ये एक देखो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का तात्पर्य सामान्य क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हो सकता है इन पर ज्यादा लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया गया, फिर भी पूछ लिया तो एक आध दो, देखो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो निश्चित तौर से क्या होंगे, कठिन, बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिएगा, हल के प्रभावी प्रक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है, IR है। क्या है दोस्तों, IR है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब की बार पूरे जो उन्होंने 8 भागों में बांटा था उसको सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन की खूबी बना दी गई। वो देखिएगा, गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए, अलग प्रकार से पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो देखिए, केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। हालांकि देखियो, तार्किक यानी कि गणितीय बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने, लेकिन विद्यालय में केवल गणितीय इसके आधार पर तो नहीं हो सकता। शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए इंटेलिजेंस IQ परीक्षण को मानकीकृत करके, या शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षाओं के दृष्टिकोण तक सीमित, पारंपरिक नहीं। तो देखिए कौन सा सटीक, इसमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि बी आपका सटीक आंसर होगा, यानी कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो बहुत ही अच्छा, जीन पियाजे साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, कौन सी क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रिया, तार्किक छोड़िएगा, मूर्त छोड़िएगा, काल्पनिक सोच छोड़िएगा, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक होता है। कौन सा होता है? सिंबॉलिक थिंकिंग होती है। तो जीन पियाजे साहब ने जो 4 अवस्थाएं बताई है उसमें सिंबॉलिक थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग? सिंबॉलिक थिंकिंग के बारे में बात की है, यानी कि प्रतीकात्मक सोच के बारे में बात की है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग रहेगी। अब हम बात करें दोस्तों, देखिएगा देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो क्या कहता है, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहा कहता है। यही वो रचनात्मक, एक बार पढ़ोगे तो आसानी से इसका आंसर दे दोगे। विद्यालय में एक समान शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। एक समान तो क्या होगा? अवधारणा को रटने की प्रवृत्ति। देखो रटने, अपने आप में रटना ही क्या है, बहुत बुरी बात है। अगर हम बात करें, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दस्तावेज दक्षताओं को क्या करे, प्राप्त करे। अच्छा लग रहा है, नीचे देख लेते हैं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान भैया नहीं हो सकता। जहां केवल सैद्धांत, देखो केवल आ गया ना, वहीं पर मिस्टेक हो गई। तो यहां पर आंसर क्या रहना चाहिए? सी आंसर रहना चाहिए। यानी कि NCERT किस पर बल देती है? यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जिस विद्यार्थियों के सीरीज बी है वो डायरेक्ट मिलान कर सकते हैं इससे। अब देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ADH
डी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? केवल मौखिक निर्देशों को, केवल मौखिक निर्देश नहीं हो सकते, लंबे असाइनमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना ऐसा भी नहीं हो सकता, बहुत सारी तस्वीरें और दृश्य संकेतों का उपयोग, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर। अब बात आगे करते हैं दोस्तों। देखो, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमताओं और योग्यताओं में क्या शामिल है? अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमताओं और योग्यता में क्या शामिल है? विषय पर पूर्ण अधिकार होता है, तत्परता और इच्छा शक्ति भी होती है, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, बिल्कुल ये देखिएगा, मूलभूत क्षमताओं में शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल उसमें क्या होता है? सम्मिलित होता है। अगर हम बात करें 21वें क्वेश्चन को देखिएगा, हाँ जी, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? अगर बात करें हम व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता, समानता की बात ही नहीं है। व्यक्तियों में विचारों और व्यवहारों में समानता, यहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की जा रही है। तो सभी को पता है व्यक्तियों में एकल व या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, यही आंसर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिएगा, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी से में क्या शामिल है? किसी कार्य को कितना समय देना, इसका निर्णय लेना या प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है, या प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा करना, या कार्य की कठिनाई को अनदेखा करना, प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन देखिएगा ज्यादातर हो भी सकता, सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, इसका आंसर देखिएगा, कौन सा समायोजन तंत्र, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? क्या बहिर्दंडात्मक या अंतर्दंडात्मक या प्रतिपूरक या उदात्तीकरण? आपको पता भाई है तो बहिर्दंडात्मक। कौन सा? बहिर्दंडात्मक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर की, तो देखिएगा, देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? सब शास्त्रीय विधि है, विषय आत्मबोध परीक्षण भी है, रेटिंग मापन प्रणाली नहीं है। यही क्या रहेगा? आंसर रहेगा वाक्य पूर्ति भी है। तो कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है? रेटिंग मापनी नहीं है। अगर हम बात करें आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 पर देखते हैं। चलो यहीं से शुरू है भाई। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक व परिवर्तनों को संदर्भित करती है, बात तो सही है, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही परिवर्तनों को शामिल करता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है, ऐसा नहीं है, शारीरिक विकास से भी संबंधित है। विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, विकास तो जीवन भर चलता है। वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित नहीं, संबंधित है। तो सबसे सटीक आंसर क्या रहेगा? वृद्धि मात्रात्मक व परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही परिवर्तनों को क्या करता है? शामिल करता है। दोस्तों अगर हम बात करें, देखो
क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, आपके सामने है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। देखो, जो मास्लो साहब है वो अभिप्रेरणा से संबंधित है और अभिप्रेरणा में उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक पिरामिड नुमा बनाया था और उसमें शीर्ष पर पूछा है, सबसे ऊपर पूछा है, यहां पर पूछा है तो सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ऊपर शारीरिक आवश्यकता नहीं होती है, आत्म साक्षात्कार बिल्कुल आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म सम्मान की आवश्यकता, ये सब नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? आत्म सिद्धि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आत्म सिद्धि कहते हैं। तो खुद से मिलान हो जाना, खुद को सौ से प्राप्त कर लेना, उसे ही क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? जोड़ का नहीं किया जाता, भाग का भी नहीं किया जाता, घटाव का भी नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है? गुणा का किया जाता है। कि मनुष्य जो बालक है, बालक किसका परिणाम है? आपको पता है, जैविक और यानी कि पर्यावरण का, और जैविक यानी आनुवंशिकता का। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? गुणा का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की। आरटी अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे, यह भी ठीक है। छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना, यार केवल तो वर्ड ही गलत है ना। केवल देखो, फिर इसमें आ गया केवल। छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखे, क्यों रखे भाई? आगे तक भी कर सकते हैं, घर तक भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा रहेगा? ए आपका आंसर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 29वां, देखिएगा अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? विशेष घटक या विषय वस्तु तो है और उत्पाद भी है, संचालन भी है, तो कौन नहीं है? विशेष घटक नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? विशेष घटक रहेगा। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो, पढ़े गए पाठ को समझाने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? पुस्तकों का शीर्षक भूल जाना। देखते हैं नीचे, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, यही तो है कठिनाई का संकेत। तो याद रखना है। फिर भी नीचे देखते हैं, उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, ये देखिएगा, अत्यधिक नोट्स बनाना। सबसे सटीक आंसर कौन सा रहेगा? पढ़े गए पाठ से मूल तत्वों को याद करने में असमर्थता होना। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट जिसने रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम 27 तारीख को दिया है, उसकी सीरीज नंबर बी का जो मनोविज्ञान का आंसर है वो ये है। और आपको पता है, जब खुद बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम आंसर की आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, आपको पता है मान्य हुई है। हालांकि कुछ अगर आंसर की में बदलाव आए तो तैयार हैं, जो भी हम कर सकते हैं यानी कि आपत्तियों के लिए अगर, तो वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इनसे क्या कर सकते हैं? मिलान कर सकते हैं। सभी का पेपर अच्छा गया होगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है और ज़्यादा मस्तिष्क पर दबाव ना डालें। तो इसके बाद में हम बाकी कड़ियों का भी निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।